नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 17 ऑफ जून 17 जून से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ आज की क्लास में हम 17 जून से जो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और साथ ही साथ कुछ और भी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, हम उन्हें एक एक करके आप पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जुड़ जाइए आप सभी लोग सेशन से। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाया गया। तो जैसा कि योजना है दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस योजना को गोद भराई समारोह के रूप में देखिए किस राज्य में मनाया गया। और इस समारोह की प्रधानमंत्री जी के भी द्वारा काफी तारीफ की गई, सराहना की गई, जिस कारण से हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर इस डी है, देखिए राजस्थान में। ठीक है, तो अभी देखा जाए जो देश के प्रधानमंत्री यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की एक नई पहल की सराहना की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस योजना को गोद भराई समारोह की वो महिलाएं, ठीक है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, ठीक है, उन्हीं का ये गोद भराई समारोह आयोजित किया जाता है। और इस नई पहल को मनाए जाने का, जो कि राजस्थान के दौसा में मनाया गया है, इसकी काफी सराहना प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इस उत्सव में देखिए क्या होता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं इस उत्सव में एकत्रित होती हैं और जो कि उनका जो होने वाला बच्चा होता है, जो शिशु होता है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के कामना किया जाता है। और इतना ही नहीं, उनके उन बच्चों के जो बच्चे होने वाले होते हैं, उन बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पोषण किट जो है वो प्रदान की जाती है। यहाँ पे बात करें, ये जो राजस्थान है दोस्तों, इस योजना के तहत अकेले ही देखा जाए तो पिछले जो है वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 में लगभग 3.5 लाख महिलाएं जो है इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। किस योजना से? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से। गोद भराई समारोह देखिए दोस्तों क्या होता है, तो ये एक तरीके से एक बच्चे के आसन्न आगमन का जो है जश्न मनाया जाता है और ये एक पारंपरिक त्योहार है भारतीय, और इसे अक्सर गोद भराई के रूप में जाना जाता है। आइए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। ध्यान रखिएगा ये योजना भारत की एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, यानी कि जो माताएं होती हैं, जिन्होंने जो गर्भवती माताएं होती हैं और जो स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उनको बेहतर जो है पोषण मिले, इसको ध्यान में रखते हुए एक वित्तीय सहायता जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ध्यान रखिएगा ये जो गर्भवती महिलाएं और साथ ही साथ स्तनपान कराने वाली महिलाएं, दोनों को ये कवर करता है। उनके स्वास्थ्य देखभाल और पोषण संबंधी जो जरूरतें हैं उनका पूरा करने के लिए एक वित्तीय सहायता योजना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की दोस्तों जो शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2017 को किया गया था और ये एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में किया गया था। ध्यान रखिएगा ये केंद्रीय योजना नहीं है, केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि इस पे होने वाला जो व्यय है वो केंद्र प्लस राज्य दोनों के द्वारा जो है वो वहन किया जाता है। ये एक जो इस योजना का जो क्रियान्वयन किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये योजना जो है महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की गई है और ये केंद्र प्रायोजित योजना है। तो आपसे ऑप्शन में ये भी दे दिया जा सकता है कि एक केंद्रीकृत योजना है या फिर एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ध्यान रखिएगा ये केंद्र प्रायोजित योजना है जो गर्भवती और साथ ही साथ स्तनपान दोनों ही महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ये कवर करता है। ठीक है, कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया था। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अन्य राज्यों की भी जहां कुछ योजनाएं लागू की गई। जैसे कि बात करें दोस्तों, अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने एकीकृत जल संसाधन कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान 2023-25 लॉन्च किया है। ठीक है, वही बात करें तेलंगाना सरकार ने अपनी तरह का पहला स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क जो लॉन्च किया गया है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला बात करें दोस्तों तो भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, भुवनेश्वर में हाल ही में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि जो कि हमारा दिवस से संबंधित है कि हाल ही में कब विश्व पवन दिवस मनाया गया। तो विश्व पवन दिवस दोस्तों कब मनाया गया? हाल ही में मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा ये 15 जून को मनाया गया। ठीक है, तो हर साल देखा जाए दोस्तों 15 जून को विश्व
पवन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 15 जून को। और इस दिवस का जो उद्देश्य है दोस्तों वो पवन ऊर्जा, ठीक है, जो कि पवन ऊर्जा ध्यान रखिएगा, और साथ ही जो विंड एनर्जी होती है और इसकी जो क्षमता होती है और हमारी ऊर्जा प्रणालियों को फिर से आकार देने की संभावना की ओर ध्यान आकर्षित करना विशेषकर यही इस दिवस का उद्देश्य होता है। ये जो दिवस दोस्तों आयोजित किया जाता है ये विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसको सबसे पहले जो ये दिवस दोस्तों मनाया गया था, जो पहला वैश्विक पवन दिवस मनाया गया था, ध्यान रखिएगा विश्व हो या फिर वैश्विक हो दोनों सेम है, ये 2007 में यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ के द्वारा पहली बार जो है ये दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो हमने क्या देखा दोस्तों कि 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ साथ 15 जून को एक और भी दिवस मनाया जाता है, वो क्या है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, यानी कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। तो जो बुजुर्गों के प्रति जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जो उनके प्रति जो दुर्व्यवहार किया जाता है, जो भेदभाव किया जाता है, जो उनकी उपेक्षा की जाती है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जो है 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस या फिर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस साल इस दिवस की देखिए थीम क्या है, क्लोजिंग द सर्कल एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस इन ओल्डर एज पॉलिसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये इस दिवस की थीम है। आइए कुछ और भी दिवस हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि भी हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया, 14 जून को मनाया गया। अगला दिवस बात करें दोस्तों जो कि अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता, जिसे हम एल्बिनिज्म के नाम से जानते हैं, तो रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 13 जून को मनाया गया। वही बात करें विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया दोस्तों, 12 जून को मनाया गया। अगला दिवस जो कि 9 जून को मनाया गया था, कौन सा दिवस है, विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। कई बार आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में डिस्कस किया जो कि जून मंथ में जरूरी था। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की, कि निम्न में से किस देश की फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट ने WHO पुरस्कार जीता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है, नाम देखिए आपको पता है, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, और ये किस देश की फिल्म है दोस्तों, तो ये एक भारतीय फिल्म है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों जो कि जेनेवा की, यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखिए यहाँ पे बात करें तो देखिए WHO का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा। ठीक है, तो जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है, वहां पे चौथा वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में, देखिए यहाँ पे देखिए चौथा वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, जेनेवा में किया गया। और इसी फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है, फिल्म है जिसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट नामक एक वित्त चित्र ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार जीता। ठीक है, किस श्रेणी में, हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका निर्देशन राजस्थान की वंदना सहरिया ने किया था, ध्यान रखिएगा। और विजेता जो है यह वह जो है, जो जितने भी सारे विजेता थे उन विजेताओं में एकमात्र ये भारतीय थी, इसलिए जो है फिल्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चौथा वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था, जेनेवा में। और वहीं पे हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी के तहत जो फिल्म पुरस्कार मिला है वो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट को मिला है, जिसका निर्देशन राजस्थान की वंदिता सहरिया ने किया है। ठीक है, यहाँ पे आइए बात कर लेते हैं कुछ और भी पुरस्कारों की, जैसे कि भी हाल ही में बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांत दास, उनको 2023 के लिए सम्मानित गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है, RBI के गवर्नर को, वर्तमान गवर्नर को। ठीक है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वही बात करें शिवशंकरी की को 32वें सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया। ठीक है, तो ये देखिए शिवशंकरी को मिला है जो सरस्वती सम्मान। यहाँ पे बात करें उपन्यास पागलखाना, उसके लिए ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन सा उपन्यास है दोस्तों, पागलखाना, जिनके रचनाकार कौन है दोस्तों, ज्ञान चतुर्वेदी, व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है। तो पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों, ये किया गया राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान का दोस्तों जो उदयपुर जिला है, ठीक है, उदयपुर जिला जो कि हम झीलों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, वहां पे गुलाब बाग है, गुलाब बाग में जो है कई वर्षों बाद टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया, महाराणा प्रताप एक्सप्रेस वे ट्रेन। ठीक है, और ये CNG से चलने वाली है। तो वहां पे जो इंजीनियर है अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने बताया कि यह CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन है, तो ये CNG से चलाई जाएगी।
और इसमें एक साथ कई सारे यात्री जो है वो यात्रा कर सकते हैं। तो ये सीएनजी से चलाई जाने वाली पहली टॉय ट्रेन जो है राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में चलाई गई है। ठीक है, आइए कुछ और भी तथ्य देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? ये कर्नाटक में किया गया। वही बात करें, भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? तमिलनाडु में। देश की पहली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की शुरुआत की जाएगी। कहाँ की जाएगी दोस्तों? मुंबई में। और अगली बात करें, देश का अपनी तरह का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है। कहाँ दोस्तों? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। तो ये कुछ अन्य तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कारों के लिए चुना गया है? तो किस राज्य की 5 जो है इमारतें और रचनाएं उनको अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शंस दोस्तों आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और इसका करेक्ट आंसर इज बी, तेलंगाना। ठीक है, तो शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तेलंगाना से 5 इमारतों और संरचनाओं का चयन किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल जो है पुरस्कार प्राप्त किया है दोस्तों, तेलंगाना से 5 इमारतों और संरचनाओं को दिया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार देखिए जो दिया गया है ये लंदन स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है जिसका नाम है द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये पहली बार है जब भारत के किसी भवन या संरचना को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं और तेलंगाना के सभी 5 नामित संरचनाओं को मान्यता मिली है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार है जब किसी भारत के किसी इमारत या संरचना को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे कि भारत और किस देश के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। ठीक है, और तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा भारत और किस देश के बीच में जो है उद्योग संघों की जो पहली गोलमेज संयुक्त बैठक है नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो भारत और न्यूजीलैंड ने जो कि नई दिल्ली में ठीक है उद्योग संगठनों के साथ अपनी पहली जो है गोलमेज संयुक्त बैठक की है। ठीक है, तो ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहली जो है गोलमेज बैठक हुई है, संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और बात करें ये जो बैठक है इसकी जो अध्यक्षता की गई, इस अध्यक्षता वो भारत के जो वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव हैं राजेश अग्रवाल, और ध्यान रखिएगा, और जो भारत में जो न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त हैं डेविड पाइन, उनके बीच में जो है उनके द्वारा जो है इस बैठक की अध्यक्षता की गई है। इस बैठक में देखा जाए दोनों देशों के बीच जो कि द्विपक्षीय वाणिज्य के वर्तमान स्तर को देखते हुए दोनों पक्षों ने भारत न्यूजीलैंड गठबंधन में भारी क्षमता और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की आवश्यकता को स्वीकार किया है। ठीक है, यहाँ पे द्विपक्षीय तो एक तरीके से जो दोनों देश हैं वो ध्यान रखेगा अपने जो पारस्परिक हित क्षेत्र है, जो आर्थिक सहयोग की जो आवश्यकता है उसको स्वीकार किया और एक दूसरे को सहयोग करने की बात की है। आइए बात करते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साउथ पैसिफिक ओशन में, ठीक है, और यहाँ पे तस्मान जो सी है उसके बीच में स्थित है दोस्तों न्यूजीलैंड। यहाँ पे आप देखिए न्यूजीलैंड जो कि द्वीपीय देश है, यहाँ पे आपको नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड मिल जाएगा। नॉर्थ आइलैंड में दोस्तों न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन स्थित है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इस बार पीसेस में देखिए न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का भी नाम पूछा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्रिस हिपकिंस जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है और न्यूजीलैंड की जो मुद्रा है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे जो कि मिशन से संबंधित है कि निम्न में से किस बैंक ने नीति आयोग के सहयोग से इवॉल्व मिशन लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा नीति आयोग से सहयोग से जो है इवॉल्व मिशन लॉन्च किया गया है। किस बैंक के द्वारा? आरबीआई के द्वारा, सिडबी के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सिडबी के द्वारा जो है नीति आयोग के सहयोग से इवॉल्व मिशन लॉन्च किया गया। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सिडबी ध्यान रखिएगा
स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम इसको हिंदी में देखें तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और इससे ध्यान रखिएगा एक मिशन लॉन्च किया है नीति आयोग के सहयोग से। कौन सा मिशन है? इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक वाहनों के जो क्षेत्र है उसमें जो सूक्ष्म एक तरीके से जो लोग हैं उनको आर्थिक सहायता देना, सूक्ष्म एक तरीके से मध्यम वर्ग के लोग। इस मिशन की बात करें दोस्तों तो यह मिशन नीति आयोग, विश्व बैंक, कोरियाई विश्व बैंक और कोरियाई आर्थिक विकास जो सहयोग कोष है उसके सहयोग से शुरू किया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा? तो चूंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के जो उद्योग हैं उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, यही इस इवॉल्व मिशन का उद्देश्य जो कि सिडबी के द्वारा शुरू किया गया। आइए बात कर लेते हैं सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा ये भारत में जो सूक्ष्म यानी कि जो माइक्रो, ठीक है, और जो स्मॉल और जो मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जो होते हैं, उद्यम वित्त कंपनियां होती हैं, उनके लिए एक सर्वोच्च निकाय है। इन कंपनियों को ये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। मुख्यालय की बात किया जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है जो राजधानी है वहां पे इसका मुख्यालय है। ये देखा जाए किस मंत्रालय के अधीन दोस्तों कार्य करता है तो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है दोस्तों? श्री शिव सुब्रमण्यम रमन जो है वो इसके मुख्य अध्यक्ष है। ठीक है, और प्रबंध निदेशक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या चीजें हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप मुझे बताइए नीति आयोग के बारे में। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, किसके स्थान पे किया गया था? ठीक है, किस वर्ष किया गया था? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान नीति आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है? ठीक है, और साथ ही साथ सीईओ कौन है? और नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में कहां अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? ठीक है, तो दक्षिण एशिया में कहां अपनी जो पहली सड़क परियोजना शुरू की है दोस्तों? ये क्या है? ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो विश्व बैंक ने देखा जाए 14 जून को बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में हस्ताक्षर किए गए 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो है कितने था वित्त पोषण? 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये वित्त पोषण समझौते के साथ किया है विश्व बैंक ने। ये जो परियोजना है दोस्तों वो सड़क में सुधार लाने, चयनित शहरों और उच्च जोखिमों वाले राजमार्गों और जिला सड़कों में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों, चोटों को कम करने के प्रयास करती है। ठीक है, ये परियोजना देखा जाए तो बांग्लादेश के 2 राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं उन पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे कि गाजीपुर एलेंगा और नटोर नवाबगंज। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों इस परियोजना का? तो ये 2 राजमार्गों पर सड़क यातायात से होने वाली मौतों को 30% से अधिक जो है कमी लाना। तो जो एक तरीके से सड़क दुर्घटना के दौरान दोस्तों जो मौतें हो जाती हैं उन दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से विश्व बैंक ने दोस्तों ये पहले समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है दक्षिण एशिया में ढाका में। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। दोस्तों विश्व बैंक का जो स्थापना हुआ था 1944 में हुआ था ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत। इसी के साथ साथ IMF का भी हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी। इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो वाशिंगटन DC में है जो कि यूएसए का भी कैपिटल है, यूएसए में है। और इसके जो सदस्य हैं दोस्तों उसमें 189 सदस्य जो कि भारत भी इसका सदस्य है। वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष देखिए, ध्यान रखिएगा ये भारतीय ठीक है अमेरिकी है, अजय बंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए कौन कौन से रिपोर्ट जारी करते हैं तो देखिए ये ध्यान रखिएगा ये मानव पूंजी सूचकांक, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा नई दिल्ली से गैबॉन की पहली कृषि सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई? किसके द्वारा किया गया? यहाँ पे देखिए केंद्रीय मंत्रियों के नाम दिए हैं और इसमें से पूछा है किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो है नई दिल्ली से गैबॉन जो कि एक अफ्रीकी देश है वहां से पहली कृषि सेज परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई। ये किया गया है केंद्रीय मंत्री, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने 14 जून को नई दिल्ली से गैबॉन की पहली कृषि सेज यानी कि स्पेशल फर्स्ट एग्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। परियोजना की दोस्तों बात किया जाए तो तकनीकी और ज्ञान भागीदारी के रूप में, ठीक है, सेंचुरियन विश्वविद्यालय के साथ, ठीक है,
AMU, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें AOM समूह द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो है पहली जो है फर्स्ट एग्री सेज परियोजना को जो हरी झंडी दिखाई गई है नई दिल्ली से गैबॉन की, वो किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। कार्यक्रम में देखा जाए जो प्रथम चरण में 30 किसान और गजपति जिले के 20 जो है जो MBBS ठीक है, यहाँ पे देखें MSc एग्री और जो बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं इस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है कृषि सेज के लिए कृषि तकनीकी और तकनीकी सलाहकार के रूप में एक साथ यात्रा करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला और हमारा आज का लास्ट MCQ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अरुण पोल ऐप लॉन्च किया है। तो अरुण पोल ऐप लॉन्च किया गया किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो अरुण से ही समझ में आ रहा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसने जो है अरुण पोल ऐप मुख्यमंत्री, ठीक है, जो है अरुण, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो ऐप है दोस्तों पहली बात तो ये विकसित किया गया अरुणाचल प्रदेश की पुलिस के द्वारा और इसको लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो ध्यान रखिएगा उन्होंने नागरिक सचिवालय जो कि ईटानगर से ऐप जागरूकता उत्पन्न वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अरुण पोल ऐप की बात करें दोस्तों तो इसके जरिए जो आम लोग हैं बिना थाने आए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उनको थाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी तरह का उनको शिकायत दर्ज करना है तो इसी ऐप के जरिए वो कर सकते हैं। लोग इस ऐप के जरिए पुलिस से अन्य मंजूरी के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐप जागरूकता वाहन जो है वाहन विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों की समस्याओं को जानने के प्रयास करेगा। तो एक ऐप जागरूकता वाहन भी है जो कि विभिन्न स्थानों पे जाएगा, वहां पे लोगों की समस्याओं को जानेगा और फिर जो है सरकार उन समस्याओं का निदान निकालने का प्रयास करेगी। इसी के साथ साथ देखा जाए तो जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों पेमा खांडू उन्होंने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक ई-विजिलेंस ऐप भी लॉन्च किया है। ये ऐप क्या होगा, समय पर सतर्कता निकासी सुनिश्चित करके राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि जो प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 8 जून को अरुणाचल प्रदेश का पहला जिला सुशासन सूचकांक भी जारी किया था। ठीक है, हम लोगों ने ये भी देखा था। तो ये था दोस्तों हमारा 10 MCQ। थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है और 7 सिस्टर्स में से एक है। ये आपको दोस्तों अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा जिसकी सीमा जो कि 3 देशों से लगती है। किससे किससे दोस्तों, भूटान से, फिर यहाँ पे देखिए चाइना का जो तिब्बत भाग है और यहाँ म्यांमार से। राज्यों की बात करें दोस्तों तो 2 राज्यों से, असम से और नागालैंड से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी वो ईटानगर और यहाँ के जो गवर्नर है राज्यपाल वो VD मिश्रा है। बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू और संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो राज्यसभा में इसकी 1 सीट है और लोकसभा में इसकी 2 सीटें हैं। वही विधानमंडल की दोस्तों बात की जाए तो विधानसभा में इसकी 7 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों बात किया जाए तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, मॉलिंग नेशनल पार्क है, केन वन्य अभ्यारण्य है, मेहू वन्य अभ्यारण्य है, डेइंग एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, वही दर्रे की दोस्तों बात किया जाए तो दर्रा देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है, बोमडिला दर्रा है, दीफू दर्रा है, यांगपो दर्रा है। यहाँ पे कुछ दर्रों के बारे में बात कर ले। देखिए देहांग दर्रा भी है दोस्तों जो कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। बोमडिला दर्रे की बात की जाए दोस्तों तो ये अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। वही यांगपा दर्रे की बात की जाए दोस्तों तो ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ ध्यान रखिएगा, ये कुछ दर्रे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है। यहाँ पे हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ अन्य भी तथ्यों को देखा। तो दोस्तों ये था हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा पहला फैक्ट है कि 1994 से 2011 के बीच इटली में 4 सरकारों का नेतृत्व करने वाले इटली के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, क्या नाम है, सिल्वियो, ठीक है, बर्लुस्कीनो। वही बात करें भारत फरवरी 2025 में अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कहाँ दोस्तों, कोच्चि केरल में। महिला 20 का तीसरा और अंतिम कार्य समूह बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, महाबलीपुरम चेन्नई में किया गया। वही बात करें हुंडई ने ठीक है एसेस्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है किसे, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को। वहीं देखिए G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक संपन्न हुई। कहाँ हुई दोस्तों, पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लाइक कर दीजिए। और डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।